विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व हम लोगों ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम समाहित किया हुआ है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत से गद्य साहित्य को हमने प्रारंभ किया था। गद्य साहित्य के अंतर्गत से हिंदी नाटक उद्भव और विकास, इस विषय पर हम जो है तो चर्चा कर रहे थे। तो प्रारंभ में हमने देखा कि हिंदी नाटक के उद्भव के ऊपर हमने चर्चा की। उद्भव के पश्चात उसके विकास क्रम पर हम जो है तो क्या है चर्चा करते समय भारतेंदुकालीन नाटक, यहाँ तक जो है तो क्या है हमने भाग देखा था। अब उसके पश्चात के दो जो भाग है, जैसे कि मैंने अध्ययन के सुविधा के लिए आप लोगों को बतलाया था कि हम लोग जो है नाट्य साहित्य के विकास क्रम को सर्वप्रथम जो है तो भारतेंदु काल या नए उन्मेष का युग या नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल से इसे जो है तो संबोधित करते हुए इसे एक और महत्वपूर्ण नाम से भी क्या है उजागर करने वाले हैं। और वो नाम था, जैसे कि मैंने आपको बतलाया, जयशंकर प्रसाद पूर्व काल। जयशंकर प्रसाद पूर्व काल में जाहिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, और वो हिंदी साहित्य के या हमें दिखाई देता है आधुनिक काल के जो है तो क्या पितामह है। उनके जिक्र के और उनके उल्लेख के बिना नाट्य साहित्य क्या है अधूरा है। तो इस संबंध में मैंने आप लोगों के जो है तो सम्मुख क्या है बातें रखी थी। उसके पश्चात हम जो है दूसरे काल की ओर क्या है या विकास क्रम के दूसरे भाग की ओर जो है तो बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने परेड के पहले परेड के अंतिम पड़ाव में आप लोगों से गुफ्तगू के दौरान बतलाया था कि हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के अंतर्गत उद्भव और विकास का पहला चरण जो है तो हमने देखा है, जिसका नाम भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि भारतेंदु युग या भारतेंदु काल या प्रसाद पूर्व काल, अध्ययन की सुविधा के लिए समझने के लिए। अब हम विशेष रूप से इस भाग के अंतर्गत जो है तो प्रसाद युग को आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने का प्रयास करने वाले हैं। अब देख लीजिए, प्रसाद युग और उसके पश्चात हम प्रसाद उत्तर युग को भी क्या है आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि प्रारंभ में हम लोगों ने प्रसाद युग प्रसाद पूर्व युग को यानी भारतेंदु युग को रखा। अब प्रसाद युग को हम आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। और प्रसाद युग के पश्चात यदि आप देखते हैं तो प्रसाद उत्तर युग आने वाला है। तो देख लीजिए, प्रसाद युग या प्रसाद कालीन साहित्यकार जो है उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके पश्चात प्रसाद उत्तर युग को हम क्या है सामने रखेंगे। तो भारतेंदु के पश्चात जैसी सर्वांगीण प्रतिभाशाली रचनात्मक व्यक्तित्व संपन्न दूसरा कोई भी कलाकार हिंदी में उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी नाटकों के विकास का जो आरंभ भारतेंदु युग में हुआ था, वो प्रसाद युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा। वस्तुतः वे इस क्षेत्र के सम्राट है, और वो इसीलिए नहीं कि उन्होंने नवीन शैली से नाटकों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटकों के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करके उनमें शैली वैचित्र का समावेश किया और उनके अंतर्द्वंद का कलात्मकता पूर्ण चित्रण किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य किया हुआ है। इनके नाटक रस सम्मिलित तथा चारित्रिक अंतर्द्वंद से संपन्न है। भारतीय नाटकों का उद्देश्य रस संचार करना है, जबकि पाश्चात्य नाट्य परंपरा इससे भिन्न है। उसमें विषय वस्तु तथा चरित्र प्रदान पर बहुत जोर दिया जाता है। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने बाद के नाटकों में
संस्कृत नाटकों के अंतर्गत का मंगलाचरण, नांदी पाठ तथा प्रस्तावना का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने भी उसमें क्या है, क्रांति की हुई है। मैंने इससे पूर्व ही आपको बतलाया है कि जो रूढ़ी परंपरा से चलते आ रही थी वो बातों को तज कर पाश्चात्य के अंतर्गत के नाट्य शैली के जो है तो उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे गुण लेकर एक नाटक को नया आयाम देकर नाट्य साहित्य को जो है तो नए रूप में लाने का प्रयास किया हुआ है। इसीलिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम क्या है, निर्विवाद रूप से लिया जाता है और नाट्य साहित्य का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। इनके नाटक न तो सुखांत है न दुखांत है, बल्कि प्रसादांत है। मैंने इससे पूर्व कहा था आपको कि भारतीय नाटक जो है सुखांत होते हैं और पाश्चात्य नाटक दुखांत। किंतु इन्होंने अपने नाम की भांति क्या है, न सुखांत रखा न दुखांत, बल्कि प्रसादांत। नाम ही प्रसाद है, प्रसाद के रूप में जो है तो क्या है, कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनके नाटकों का अंत ऐसी वैराग्यपूर्ण भावनाओं से होता है जिसमें नायक की विजय तो हो ही जाती है, किंतु स्वयं उपभोक्ता न बनकर प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा यहाँ पर क्या है, दी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। अब देख लीजिए मित्रों, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है तो एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। प्राय हम देखते हैं कि भारतीय फिल्म हो, नाटक हो, प्रहसन हो, एकांकी हो या कोई भी रचना हो, इसका अंत जो है तो सुखांत है। क्योंकि नायक को नायिका मिल जाती, भले खलनायक कितने भी रोड़े उसमें निर्माण करे और वो कितना भी पीटे या इनको पीटे, है ना, हम देखते हैं आजकल फिल्मों में, सीरियल में, ड्रामों में, इसमें उसमें जो है तो नायक नायिका का जो यहाँ पे संबंध बताया गया है ना, उनके जो है तो जीवन में मार्ग में नाना प्रकार के रोड़े उत्पन्न होते हैं। किंतु जब हमारी फिल्म या हमारा नाटक या हमारा ड्रामा या हमारी सीरियल या हमारी कहानी या हमारा उपन्यास समाप्त होता है तो हमें दिखाई देता है कि नायक को नायिका प्राप्त हो जाती है। अंततः यहाँ पे क्या है, इसका जो है तो समापन सुखांत है। इसके विपरीत पाश्चात्य साहित्य को हम देखते हैं, एक आदि बॉलीवुड की इसकी उसकी फिल्म वगैरह देख लीजिए आप। नायक नायिका जो है तो आपस में जो है तो बराबर कंधे को कंधा लगाते हुए, बराबरी का योगदान देते हुए, बराबरी का एक में से जो है तो क्या है, रिस्पेक्ट वगैरह प्यार जताते हुए मिशन को हासिल कर लेते हैं और अंत में नायिका नायक को शूट करती है और चल देती है। इस प्रकार की भी आपको क्या है, इन जो है तो या समापन जो है पाश्चात्य साहित्य में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि इनका साहित्य न दुखांत है न सुखांत है, बल्कि उनके नाम के हिसाब से वो प्रसादांत है और नायक की विजय होती है और स्वयं उपभोक्ता वो न बनकर प्रतिनायक को क्या है वो लौटा देता है। और इस प्रकार की विचित्र अंत को प्रसादांत की यहाँ पे क्या है संज्ञा दी हुई हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रसाद जी की क्या है खूबी है, अन्य किसी की नहीं है। और इस कारण हमें दिखाई देता है कि भारतेंदु के पश्चात नाट्य साहित्य में जान फूंकने का कार्य यदि किसी ने किया होगा तो वो निसंदेह जयशंकर प्रसाद जी है। इसलिए कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद के नाम से भी नाट्य साहित्य के विकास क्रम को हम लोगों के सम्मुख रखते हैं। जैसे कि मैं बार बार बताता आया हूँ, पूर्व काल, प्रसाद काल और प्रसाद उत्तर काल। तो हमने देखा प्रसाद पूर्व काल में भारतीय हिंदुकालीन नाट्य साहित्य आया था, उसकी चर्चा वगैरह उद्भव के साथ ही साथ विकास के पहले जो है तो पड़ाव की हो गई। अब दूसरा पड़ाव हमारा यहाँ पर जो चल रहा है या भाग चल रहा है प्रसाद और उनके समकालीन नाट्य साहित्य का, उस पर प्रकाश डालते हुए हम प्रसाद उत्तर नाट्य साहित्य पर चर्चा करेंगे और हमारे जो है तो इस पाठ का समापन करने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी नाट्य साहित्य में उक्त रहस्यकालीन समय में प्रसाद ने साहित्य जगत में प्रवेश किया और जैसे कि डॉक्टर गुलाब राय ने इस संबंध में अपना एक कथन रखा हुआ है, मैं वो आप लोगों के सम्मुख रखता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी आ जाए। तो गुलाब राय का कहना है, प्रसाद जी स्वयं
एक युग थे जिन्होंने हिंदी नाटक में मौलिक क्रांति की। देख लीजिए, स्वयं ही एक युग थे वो, और उन्होंने क्रांति की। उनके नाटकों को पढ़कर लोग विजयेंद्र लाल के नाटक को भूल जाते थे। देखिए, एक विद्वान है विजयेंद्र लाल, इनके भी नाट्य साहित्य की बड़ी क्या है प्रसिद्धि थी। लोग उन्हें जो है तो क्या है खूब चाव से पढ़ा करते थे। लेकिन द्विजेंद्र लाल राय इनका पूर्ण नाम है, कि नाटकों को भी लोग इनके नाटकों के सामने क्या है भूल जाया करते थे। वर्तमान जगत के संघर्ष और कोलाहल में जीवन में उभा हुआ उनका हृदय स्थल कभी उनकी स्वर्णिम आभा से दीप्त दुरस्त आतीत की ओर ले गया। उन्होंने आतीत के इतिवृत्त में भावनाओं का मधु और दार्शनिकता का रसायन घोलकर समाज को एक ऐसा पौष्टिक अवलेह दिया जो रास की मनोवृत्ति को दूर कर उसमें एक नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर सके। उनके नाटकों में द्विजेंद्र लाल राय की सी ऐतिहासिकता और रवि बाबू की सी दार्शनिकता पूर्ण भावुकता के क्या है दर्शन होते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, बाबू गुलाब राय के कथन से प्रसाद जी के जो है तो काल का, प्रसाद जी के साहित्य का, प्रसाद जी के नाट्य साहित्य का जो है तो रूप हमें किस तरह से उभरा हुआ है वो देखने के लिए मिलता है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारत के शक्ति वैभव की अपेक्षा उसकी नैतिक संपन्नता और विशालता में अधिक उभार लाकर देशवासियों के मस्तक को गौरव से ऊंचा कर दिया है। मालव वीरों के हाथों में आए विश्व विजेता सिकंदर को सिहरन द्वारा अभय दान दिलाकर पर्वत व शोर का ऋण भी नहीं चुकाए, वरना एक नैतिक प्रतिशोध भी ले लिया और भारतीय उदारता का इन्होंने परिचय भी क्या है दिया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं मित्रों, प्रसाद जी इतिहास और पुरातत्व के पंडित थे। उन्होंने बौद्धकालीन भारत का विशेष अध्ययन किया और इसी कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय शिष्टता और शासन व्यवस्था के चित्रण में विशेष रूप से समर्थ हुए। और महाबलाधिकृत परम भट्टा अश्वमेघ पराक्रम, दंड नायक, न्यायाधिकरण, गरुड़ ध्वज आदि शब्द इस काल में क्या भी प्रचलित प्राचीन सभ्यता को सजीव बनाने में जो है तो अग्रसर हुए हुए हमें देखने के लिए मिलता है। प्रसाद जी ने वातावरण की सृष्टि ही नहीं की, वरना उसके सार्थक प्रदान करने वाले सजीव और सबल तथा कोमल और संगीतमय श्री पात्र को भी सृष्टि की है, जो अपनी ममता की दृढ़ता और त्याग के तेज से सबला की आभा को फीकी कर देती है। उनके श्री पात्रों का बाह्य संघर्ष के साथ साथ अंतर्द्वंद के सुंदर उदाहरण भी उनके नाट्य साहित्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं। विचार सामग्री और जीवन मीमांसा की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बड़े संपन्न है। अध्यात्म में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बड़ा सुंदर समन्वय उठाकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने जो है तो क्या है प्रकाश डालने का एक सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो प्रसाद जी ने सभी नाटकों में कर्मण्यता और दार्शनिक त्याग तथा सुख दुख के समन्वय और मधुर मिलन की भावनाओं का सूत्रपात भली भांति जो है तो क्या हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। जीवन की मुस्कान में छुपी हुई अश्रुमाला से प्रसाद विचलित नहीं होते हैं। देख लीजिए, जीवन में मृत्यु बसी है जैसे बिजली हो घन में। पंक्ति देख लीजिए, उसका भाव यहाँ पर प्रकट होता है। जीवन में मृत्यु बसी है जैसे बिजली में घन में, बिजली हो घन में। जीवन में मृत्यु बसी है जैसे बिजली हो घन में। मृत्यु उनके नाटकों में आती है जैसे आजाद शत्रु में आई है, किंतु सुख शांति आदर्श की पूर्ति के रूप में प्रसाद जी अपने सभी पात्रों के कंठ में बैठकर नियत वाद का प्रचार भी करते हैं। प्रसाद जी की भाषा यद्यपि एक रस ही नहीं रही, तथापि कोमल प्रसंगों में वो गतिमय हो गई और अपना सौंदर्य सौरभ विकीर्ण करती हुई दिखाई देती है। उनके नाटकों में दार्शनिक निर्मलता के साथ कुसुम कामनी कोमलता के भी क्या है दर्शन होते हैं, प्राय गीत लहरी में प्रस्फुटित होती है। तो मित्रों देख लीजिए, प्रसाद जी ने जो है तो
अपने नाट्य साहित्य के माध्यम से और नाट्य रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में जो अजरामर कार्य किया हुआ है वो बड़ा अतुलनीय है। प्रसाद जी ने अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, विशाखा, राजश्री, इनके ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव सामिनी ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी क्या है, समस्या मूलक नाटक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ पौराणिक नाटक है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, एक घूट और करुणालय इनके एकांकी है। करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य भी है। कामना एक उनका प्रतीकात्मक नाटक है। तो मित्रों देख लीजिए आप, ऐतिहासिक नाटकों में जो राजश्री उनकी प्रथम कृति है, उनमें जिसमें उन्होंने सम्राट राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन की बहन कन्या कुब्ज नरेश वर्मा की पत्नी राजश्री के कथा को लिया है। तो इस नाटक में राजश्री के वृत्तांत के साथ साथ हर्षकालीन भारत का भी उन्होंने क्या है, चित्रण किया हुआ देखने के लिए मिलता है। विशाखा कथानक कल्लन की राजतरंगी से लिया गया है। आजाद शत्रु संबंधी मिथ्य धारणा का कि उसने अपने पिता का वध करके राज्य प्राप्त किया, जहां निवारण किया, वहीं बौद्धकालीन भारत को भी प्रतिबिंबित किया हुआ है। चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नाटक है, जिसकी कथा वस्तु अत्यंत जटिल है। इसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पिपली कानन के क्षत्रिय थे। इस नाटक में मौर्य राज्य की स्थापना का विस्तृत चित्रण भी क्या है, किया हुआ दिखाई देता है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भारत से हूनों को खदेड़ना, भारत का केंद्रीयकरण तथा रामगुप्त के लिए स्कंदगुप्त का आत्मसर्ग दिखाना, ध्रुव स्वामिनी का कथानक भी गुप्त काल से ही संबंधित है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल के रहस्य पर प्रकाश डाला है। जन्मेजय का नाग यज्ञ में उन्होंने आर्य और नाग जातियों के संघर्ष को दिखाया है। इसमें महाराजा परीक्षित का वर्णन भी उन्होंने क्या है, बड़ा अनोखे ढंग से पाठकों के सामने लाने का क्या है, सफल प्रयास किया हुआ है। इतना ही नहीं तो मित्रों, प्रसाद ने अपने नाटकों द्वारा भारतीय इतिहास की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने इस संबंध में विशाखा की भूमिका में लिखा, देख लीजिए उन्होंने स्वयं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार का है, उसको मैं यहाँ पर बयान करता हूँ, क्योंकि पाठ्यक्रम काफी ज्यादा है, समय सीमा कम है ना। इसलिए मैं जो है तो इसके साथ न्याय करने के लिए थोड़ा स्पीड में चढ़ रहा हूँ। आप जो है तो उसे जो है तो अवगत होते चलिए। क्या लिखा उसने विशाखा की भूमिका में, देख लीजिए। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन कांड घटनाओं का दिग्दर्शन करना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उनकी यह दृढ़ धारणा है कि किसी भी जाति के आदर्श के निर्माणार्थ ऐतिहासिक अनुशीलन परम आवश्यक है और इस जाति का वर्तमान प्रकाशमय होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं कहीं पर काल्पनिक घटनाओं और पात्रों की कल्पना भी उन्होंने की है, किंतु इस ऐतिहासिकता पर कोई आघात नहीं पहुंचा। और उनके ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव उत्पादक चित्र है, वर्तमान का जीवन संदेश तथा भविष्य की आशामय प्रेरणा है। इसके साथ ही साथ उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की गहरी छाप हमें देखने के लिए मिलती है। उनके ऐतिहासिक गहरी सूझबूझ की प्रशंसा प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता राखल दास ने मुक्त कंठ से की है। और देखिए एक ही पंक्ति में राखल दास, ये जो इतिहासकार है प्रसिद्ध है, प्रशंसा करते हुए उन्होंने जो मत रखा है वो मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। और वो इस प्रकार है, प्रसाद जी ने अनेक स्थलों पर हमारे इतिहास ज्ञान में संशोधन किया। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, प्रसाद के समय तथा उसके बाद अनेक ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, किंतु न उसके ऐतिहासिक गहनता तथा न ही उसकी कलात्मकता का यहाँ पर क्या है, श्रेष्ठता के साथ जो है तो कार्य हुआ है। प्रसाद ने जैसे कि पौराणिक और सामाजिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक, इतना ही नहीं तो समस्या मूलक नाटक आदि नाटकों को भी अपने जो है तो साहित्य में स्थान दिया।
उनके साथ हमें दिखाई देता है कि उपेंद्र नाथ आशिक ने सर्वप्रथम हिंदी नाटक को क्या है, रोमांस के कटघरे से निकालकर उसका युग जीवन समस्याओं से या समस्याओं के साथ जोड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। इनके नाटक में जय पराजय, छठा बेटा, उड़ान, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंजो दीदी, अंधी गली तथा 35 उल्लेखनीय नाटक हम यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने भी क्या अनेक महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की हुई है। उनका अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्तमाला, रात रानी तथा दर्पण आदि इनके भी जो है तो क्या है बड़े उल्लेखनीय जो है तो नाटकों को हम यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। डॉक्टर लाल का ये एक विशिष्ट प्रयोग यहाँ पर और अधिक आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य को उल्लेखित करने में जो है तो क्या है अग्रसर हुआ है। उन्होंने सुंदर रस में गुरुकुल के एक स्नातक का आधुनिक शिक्षित नारी के प्रति आकर्षण चित्रित किया हुआ है। लेखक ने दोनों की मानसिक स्थिति का दिग्दर्शन कर दो संस्कृति की भिन्नता का सुंदर विश्लेषण किया हुआ है। तो दर्पण एक उनका मनोविश्लेषण प्रधान नाटक है। तो इतने ही नहीं, तो आगे हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसके अंतर्गत सूखा सरोवर एक क्या इनका गीति नाट्य है। रात रानी नाटक में लेखक ने आधुनिक युग के संदर्भ में पति पत्नी के संबंध को भी क्या है विश्लेषित करने का सफल प्रयास किया हुआ है। मोहन राकेश के 3 नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे। कथ्य एवं शिल्प के दृष्टि से ये अत्यंत प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं तो हमारे विश्वविद्यालय ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने विशेष नाटककार मोहन राकेश का बोलकर जो है तो एक पेपर रखा था नाट्य साहित्य का, और उसके अंतर्गत उनके तीनों के तीनों नाटकों का क्या है समावेश वहां पर हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ आप लोगों के सम्मुख लगभग जो है तो अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने आपको बताया था कि पहला जो है तो विकास के अंतर्गत का जो भाग है भारतीय हिंदुयुगीन नाट्य साहित्य या प्रसाद पूर्व नाट्य साहित्य, उसके बाद का दूसरा भाग जो है हमारा प्रसाद और उनका समकालीन नाट्य साहित्य या प्रसादकालीन नाट्य साहित्य, और अंतिम भाग जो है अब हमारा मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा था प्रसाद उत्तर नाट्य साहित्य। तो प्रसाद उत्तर नाट्य साहित्य को आप लोगों के सम्मुख रखकर मैं इस तासिका का यहाँ पर जो है तो क्या है समापन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों देख लीजिए, प्रसाद उत्तर नाट्य साहित्य में जयनाथ नलिन के शब्दों में प्रसाद युग के बाद हिंदी नाटकों का नवयुग आरंभ होता है। इसे प्रसाद उत्तर काल कहा जाता है। इस युग में उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप हम देखते हैं जो प्रसाद ने किए थे। इस युग में उनकी प्रेरणा का प्रभाव भी अनेक नाटकों पर स्पष्ट है। प्रसाद के प्रभाव से भी इस युग में मुक्ति पाने का स्वस्थ प्रयत्न हुआ। ऐतिहासिक नाटकों की धारा बराबर बहती रही। राष्ट्रीय चेतना इस युग के नाटकों में और सबल होकर आई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। यानी जिस प्रथा को, परंपरा को जो है तो भारती हरिश्चंद्र ने आगे बढ़ाया, उसे जो है तो और आगे बढ़ाने का काम प्रसाद ने किया। और प्रसाद के उपरांत प्रसादोत्तर काल में भी अन्य विद्वानों ने क्या है इसे आगे ले जाने का कार्य सफल किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मौर्य और गुप्त कालीन इतिहास का अवलंबन त्याग कर राजपूत और मुगल कालीन इतिहास की ओर अधिक ध्यान इस काल में दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति, बलिदान भावना इस युग के नाटकों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। प्रेमी जी के सभी नाटक राजपूत और मुगल कालीन इतिहास की कथाओं पर लिखे गए हैं। पौराणिक नाटक भी लिखे जाते रहे, पर प्रेमी जी के रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध तथा स्वप्न भंग ने जनता का ध्यान बहुत आकर्षित किया हुआ देखने के लिए मिलता है। इस युग में उल्लेखनीय बात यह हुई कि नाटककारों का ध्यान प्राचीन से हटकर वर्तमान पर अधिक गया। देख लीजिए, वर्तमान जीवन का दैनिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का विचार प्रदान ढंग से सुलझाने में नाटककार क्या है प्रवृत्त हुए। राजा महाराजाओं को धत्ता बताकर मजदूर, किसान, क्लर्क, अध्यापक, व्यापारी,
सुधारक, नेता, वकील आदि को नाटकों में नायक आदि का स्थान क्या है, मिला हुआ है। और बहुत बड़ी बात है, साहित्य समाज का दर्पण है और आम समाज को उसमें जो है तो चित्रित करने का इन आधुनिक जो है तो स्वतंत्र उत्तर के पश्चात या प्रसादोत्तर काल के अंतर्गत के विद्वानों ने जो है तो कार्य किया हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी हिंदी साहित्य की क्या है उपलब्धि है। इस युग के प्रमुख प्रगतिशील नाटकों में या नाटकों पर इब्सन, शॉ तथा गाल्सवर्दी का विशेष प्रभाव लक्षित होता है। नाटक काल्पनिक जीवन से हटकर यथार्थ की भूमि पर आया है। पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा, वेशभूषा सभी में यथार्थ चित्रण की अभिरुचि इस युग की क्या है, विशेष प्रवृत्ति रही हुई है। यथार्थवादी प्रगतिशील समस्या प्रधान नाटक लिखने का सर्वप्रथम श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। उन्होंने राजयोग, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य तथा सिंदूर की होली लिखकर इन्होंने हिंदी में एक नई धारा आरंभ की। राक्षस का मंदिर सन्यासी में उन्मुक्त प्रेम की वकालत है और उनका यथार्थ जो है तो चरणों में मुक्त रूप से जो है तो क्या है चित्रण हुआ है। सिंदूर की होली और मुक्ति का रहस्य में बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक ढंग से अपराध स्वीकार करके पाप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। नारी समस्याओं को सुलझाने की आकुलता भिन्न नाटकों में यत्र तत्र हमें मिलेंगी। सन्यासी में भारत की दास्ता की समस्या भी क्या है दी गई है। मिश्र जी के नाटक विचार प्रधान है, फिर भी वे भावुकता से पीछा नहीं छुड़ा सके। छाया, बंधन, अपराधी, द्विधा, विकास, सेवापत, अंगूर की पीटी और कमला इसी वर्ग के नाटक है जो कि महत्वपूर्ण है और प्रसाद उत्तर काल के ये जो है तो क्या है धरोहर है। प्रसाद प्रसाद उत्तर काल में टेक्निक की और भी विशेष ध्यान दिया गया। कला और साहित्य के साथ ही नाटकों को अभिनय के योग्य बनाने की चिंता भी लेखकों में रही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्राय नाटकों में 3 अंक रखे। अंक ही दृश्य है। नाटकों में विभिन्न दृश्यों की अदल बदल उन्होंने दूर की, यद्यपि कई नाटकों में उन्होंने काफी गड़बड़ी भी की। दृश्य बदले पर दृश्य संख्या न देकर पट परिवर्तन के द्वारा दृश्य बदल गया। बाद के नाटकों में शुद्ध रूप से 3 अंक, 3 दृश्य बनाए गए। इनके नाटकों में गीतों की भी परंपरा जो थी वो विलीन हो गई। इनके 3 अंकी नाटकों का अभिनय सफलता और सरलता से हो सकता है। प्रेमी जी ने टेक्निक के नवीनतम उत्पन्न कार्य भी इसमें जो है तो समावेश किए। उनके प्राय सभी नाटकों का अभिनय जो है तो क्या है हो चुका है और उनके नाटक भली भांति खेले हुए हमें जो है तो देखने के लिए मिलते हैं। इस युग के नाटकों में संकलन त्रय का भी बहुत ध्यान रखा गया। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस सिद्धांत का सबसे अधिक सफलता और आस्था के साथ पालन किया। उन्होंने अधिकतर नाटकों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि कथा का समय 1-2 दिन से अधिक नहीं रखा। कार्य समय, स्थान तीनों की एकता, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य और राजयोग में सफल रूप में देखने को मिलेगा। अन्य नाटककारों ने भी इस सिद्धांत का पालन करने की चेष्टा की। नाटकों का आकार भी छोटा रहने लगा। 3-4 अंक में नाटक पूर्ण होता जाता है। उसका अभिनय भी 2.5 घंटे से अधिक समय नहीं लेता। प्रसादोत्तर आधुनिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा मिरीन, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि आधुनिक काल में विविध शैलियों में लिखे गए नाटक भी मिलते हैं और एकांकी नाटक, रूपक,
गीति नाट्य और रेडियो नाटक आदि का भी प्रचलन यहाँ पर हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा नाट्य साहित्य दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर बढ़ता रहा और उसका भविष्य निर्विवाद रूप से क्या है, उज्जवल है। तो मित्रों देख लीजिए, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात नाट्य साहित्य में जो मामले हमारे सम्मुख आए भी है, वो जो है तो क्या है, बड़े ही उल्लेखनीय है। इतना ही नहीं, इन कारनामों से, उनके इन कार्यों से यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि किस प्रकार से राजनीति जो है वो उसमें जो है तो क्या है, प्रभाव निर्माण कर चुकी है। आज राजनीति ब्रह्म के समान सर्वव्यापक और सर्वशक्ति संपन्न बन चुकी है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां राजनीति का वांछित प्रवेश न हो चुका हो, और राजनीति भी ऐसी तो जो नितांत सिद्धांतहीन, आदर्श भ्रष्ट, अवसरवादी से कलुषित, बौद्धिक दृष्टि से बौनी, नैतिकता से शून्य, वो तुच्छ है। रचनाकार अपनी आदर्शवादिता के कारण चाहे कितना भी इस राजनीतिक दलदल से बचना चाहे, परंतु उसे एक न एक दिन आज के मुंह पाए खड़े ज्वलंत राजनीतिक प्रश्नों से दो चार होना ही पड़ता है। एक बार श्रीमती एनी बेजेंट ने कहा था कि जीवन के अन्य क्षेत्रों और व्यवसायों के सामने राजनीति के नेताओं के लिए भी एक निश्चित योग्यता अनिवार्य निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें राष्ट्र के नेतृत्व का दायित्वपूर्ण कार्य निभाना पड़ता है। किंतु राजनीतिक क्षेत्र में प्रायः इसके सर्वथा उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ योग्यतम की रक्षा वो सत्तावादी बात नहीं, बल्कि अयोग्यतम ही सत्ताधारक वो कर्णधार है। आखिर जीवन का अर्थ खोजने वाला साहित्यकार अपने आप को राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कहाँ तक असंपृक्त रख सकता है। बरबस उसकी दृष्टि राजनीतिक मोटों पर पड़ ही जाती है, और इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि राजनीति ये जो है तो क्या है, बड़ा ही रोल अन्य क्षेत्रों में नहीं, हर प्रत्येक क्षेत्र में जो है तो कार्यरत करती हुई क्या है, दिखाई देती है। इतना ही नहीं तो आप देख लीजिए, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त कमल, चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष, गंगा बाटी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, चतुर्मुर्ग, भीष्म साहनी का, कबीरा खड़ा बाजार में, सर्वेश्वर दयाल की बकरी, अब गरीबी हटाओ, कुसुम कुमार के रावण, ओम क्रांति क्रांति तथा दिल्ली ऊंची सुनती है, शरद जोशी का एक था गदा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी, सुशील कुमार का नागपाश, संतोष कुमार नौटियाल का चाय पार्टी, और आदि जो है तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि कृतियां यहाँ पर उसके जो है तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक अभाव के कई स्तर है। अमृत राय ने तो सिंधियों का एक झालर में भूतपूर्व क्रांतिकारी के मोहभंग के युवा पीढ़ी के टकराहट के साथ यहाँ पर जो है तो क्या है, जो दर्शन हुए है उसे दर्दनाक स्थिति में जो है तो चित्रित करने का कार्य किया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर तो चीनी आक्रमण के बाद उत्पन्न मोहभंग को भी यहाँ पर जो है तो क्या है, चित्रित किया है। इतना ही नहीं तो चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के फलस्वरूप भारतीय जनमानस में जो देश प्रेम की लहर उठी, उसका भी प्रतिबिंब निम्नांकित रचनाओं में देखा जा सकता है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की निफा की शाम, वतन के आबरू, शिवप्रसाद सिंह का घंटियां गूंजती है, चिरंजीत का तस्वीर उसकी, रेवती शरण शर्मा का अपनी धरती तथा राम कुमार वर्मा का जय बंगला 8वें दशक की समाप्ति के अनंतर भारतीय साहित्य की अध्यारोपित आधुनिकता के बोध तथा पाश्चात्य जगत के अस्तित्ववादी दर्शन के प्रति मोह का भंग हुआ, और उसकी आस्था मानवतावादी मूल्य के प्रति पुनः जागृत हुई भी हमें जो है तो इन नाट्य साहित्य के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए, नाट्य साहित्य में जो दिन ब दिन प्रगति की जो मामला आगे बढ़ा, उसमें जो है तो क्या है, नए नए जो है तो शहरियों का भी क्या है, शुमार हुआ है। जैसे कि सर्वेश्वर दयाल का बकरी और मधुकर के रस गंधर्व
खेला पोलम नाट्य शैली का यहाँ पर क्या है, सफल कलात्मक उपयोग हुआ है। तो इसी लोक नाट्य शैली के अद्भुत शक्ति से प्रेरित होकर हबीब तनवीर ने आगरा बाजार, राजा चंबा और चार भाई, गांव के नाव, ससुर मोर नाव दामाद, ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह और चरण दास नाटक में ख्याल आदि नाट्य शैली का भरपूर क्या उपयोग किया हुआ है। इसी प्रकार नाटकों की स्वकल्पित वो स्व अस्वीकृत नुक्कड़ शैली अत्यंत लोकप्रिय प्रिय हुई है और नुक्कड़ नाटकों के मंच की किसी विशेष साज सज्जा नहीं दृश्य विधान बंद की आवश्यकता पड़ती है। इसे गली मोहल्ले चौराहे पार्क किसी भी उपयोगी खुले स्थान पर बहुत सुविधा से अभिनीत किया जा सकता है। नुक्कड़ नाटकों में किसी भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि समस्याओं को भी नाट्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाता है और उसे बिना किसी कृत्रिमता के दर्शकों के सामने सीधी सरल भाषा में उपन्यस्त कर दिया जाता है। नाटक के इस रूप से अभिनेता और दर्शकों के बीच बड़े सहज रूप से निकट की एकात्मता, जिसे हम दूसरे शब्दों में साधारणीकरण, स्थापित हो जाती है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक जनता के सामने जनभाषा में किसी भी ज्वलंत प्रश्न वो समस्या से सहज भाव से उपस्थित कर देता है। अतः दिन प्रतिदिन नाटक का ये रूप अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें प्रभावात्मकता अधिक अधिक संभावनाएं निहित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तासिका के अंतर्गत हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे हुआ जो है तो गद्य साहित्य का पहला भाग जो था हिंदी नाटक उद्भव और विकास, उसको मैंने सुचारू रूप से आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। हम यहाँ पर आज जो है तो रुकने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।